गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 10th जुलाई से लेकर 15th जुलाई 2023 तक के। जहां पर भी आपको न्यूज के साथ किसी भी स्टैटिक नॉलेज की जरूरत होगी वो भी हम वहीं पे कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन, वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस वीक की। सो लेट्स बिगिन। The first news is most important news of this week is about Chandrayaan 3. So recently ISRO ने Chandrayaan 3 को successfully launch कर दिया है. That is a very huge and proud moment for India. So उसके हम details देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो India's third lunar odyssey commences with a perfect launch. तो ये चंद्रमा पर तीसरा मिशन था इंडिया का। इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 गए थे। चंद्रयान 2 था जो वो जब वहां पर लैंड होना था तब उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो जो थर्ड मिशन है ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और इसके लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM 3 यूज किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो कि श्रीहरिकोटा में है। ये इंडिया का सेकेंड अटेम्प्ट है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किया गया है रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के। कहां पर? लूनर सरफेस पर। लूनर सरफेस मतलब मून का जो सरफेस है, क्योंकि जो प्रीवियस अटेम्प्ट आपको मैंने अभी बताया कि फेल हो गया था, जो चंद्रयान 2 था वो अटेम्प्ट फेल हो गया था 2019 में। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक इंडिया ओनली जो इसके बाद अगर इंडिया सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है मून पर, सॉफ्ट लैंडिंग होती है सेफली आप वहां पर पहुंच जाते हो विदाउट हार्मिंग एनीथिंग, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा अगर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होती है। पहले 3 कौन थे? यूएस, रशिया और चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लैंडिंग है अभी ये टेक ऑफ हुआ है, इसका अगस्त में ये लैंड करेगा मून के साउथ पोल में और इंडिया पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेलोड फेयरिंग है इस पे PLF यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रायोजेनिक स्टेज कौन सी यूज की गई है? C25। लिक्विड स्टेज में L110 वो यूज किया गया है और सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स में S200 यूज किए गए हैं। इसकी जो लाइफ है, मिशन की जो लाइफ है वो कितनी है? 1 लूनर डे। 1 लूनर डे मतलब चंद्रमा का एक दिन है जो कि अर्थ के 14 दिन के इक्वल होता है। इसके अलावा जो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3,84,400 किलोमीटर और टोटल 42 दिन ये लेगा वहां तक पहुंचने के लिए। फेज 1 में ये अर्थ सेंट्रिक होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। फेज 2 में ये मून पर ट्रांसफर होगा। फेज 3 में ये मून सेंट्रिक होगा और उसके बाद ये मून पर सेफली जो है लैंड करेगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चंद्रयान 3 है ये एक फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 का, जो कि एंड टू एंड कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा। किसकी? एक तो मून पर सेफ लैंडिंग करने की और मून के सरफेस पर रोविंग करने की। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखने हैं इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, एक है लैंडर, दूसरा है रोवर और तीसरा है प्रपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन्ड भी है लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। LVM 3 ने इसको लॉन्च किया है, अभी हमने देखा। प्रपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को कैरी करेगा लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर तक। प्रपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर है ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है, जिसको इन शॉर्ट आप शेप बोलते हो। तो जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसमें शेप पेलोड है जो कि अर्थ की स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स को चंद्रमा के ऑर्बिट से स्टडी करेगा। लैंडर पेलोड्स की अगर हम बात करें, वहां पर एक तो चेस्ट है, इसका पार्ट है जिसकी फुल फॉर्म है चंद्रज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा? वहां की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर उसको मेजर करेगा। इसके बाद इल्सा है जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडिंग साइट जहां पर उसने लैंड करना है उसके आसपास सिस्मिसिटी को मेजर करेगा। उसके बाद है LP है लैंडमुयर प्रोब जो कि प्लाज्मा डेंसिटी और उसकी वेरिएशन को मेजर करेगा। इसके बाद एक पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है नासा का जो कि लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज तक इसको अकोमोडेट करेगा। रोवर पेलोड्स की बात करें तो APXS है जिसकी फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर
और दूसरा है लिब्स, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। जो ये दोनों क्या करेंगे, जो लैंडिंग साइट है उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को देखेंगे, वहां की जो कंपोजिशन क्या है एलिमेंट्स की। चंद्रयान 3 के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो चंद्रमा के सरफेस पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना, रोवर की रोविंग को डेमोन्स्ट्रेट करना चंद्रमा पर, और वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो लीड साइंटिस्ट है वो कौन है, ऋतु श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उनकी पिक्चर लगी हुई है, जिनको इंडिया की रॉकेट लेडी भी बोला जाता है। इसके बारे में मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली चेक कर लीजिए। 40 सेकेंड्स की वीडियो, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपके जो चंद्रयान 3 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सभी कवर हो गए हैं। स्टिल जो भी इसके क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वो हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, जो हम डेली सुबह 8 बजे मंडे टू फ्राइडे कब देखते हैं उसमें हम कवर करेंगे इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर आप जो इसकी हेडलाइन पढ़ सकते हो, WPI remains in deflationary territory for a third month। इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इंडिया के जो होलसेल प्राइसेस हैं वो डिफ्लेटरी टेरिटरी में है लगातार तीसरे मंथ जून तक। इसकी जो हम प्राइस कॉन्ट्रैक्शन देखें -4.12% हो गई है, मई में थी -3.48%। सो इसके रिलेटेड हम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स हम यूज करते हैं गुड्स की होलसेल स्टेज पर प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जब उसको हमने बल्क में खरीदा या बेचा, जब भी ट्रेडिंग होती है बल्क में होलसेल लेवल पर, उसके टाइम पे जो प्राइसेस होती हैं गुड्स की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WPI से। ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ट्रेड होता है इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि जब कंज्यूमर्स जब हम गुड्स खरीदते हैं उस टाइम पे हम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं, WPI हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जब ट्रेड होता है उस लेवल पर। तो जो WPI है इसको इन्फ्लेशन के मेजर के लिए भी कुछ इकोनॉमीज यूज करती हैं। इंडिया में भी इसको इम्पोर्टेंट मेजर के लिए कि कितनी महंगाई है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। और जो WPI में चेंजेस है वो फिस्कल पॉलिसी को भी आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस करती है और मॉनिटरी पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है। WPI इंडिया में कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। डिफ्लेशन की अगर बात करें, इन्फ्लेशन तो आपको पता है कि महंगाई होती है लेमन लैंग्वेज में। डिफ्लेशन की अगर बात करें तो डिफ्लेशन होता है कि जब देश में जनरली जो प्राइसेस हैं, जो रेट्स हैं, जो कीमतें हैं वो कम होती हैं एज अपोज्ड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में, महंगाई में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। डिफ्लेशन बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो गई तो प्राइसेस है जो कम हो गई। इसके अलावा ओवरऑल डिमांड कम हो गई तो भी रेट कम हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, जो इकोनॉमी है उसमें क्रेडिट का वॉल्यूम ही कम हो गया। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं WPI के। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, ये एक एडिटोरियल था रॉयलिंग रिसर्जेंस। ये किसके रिलेटेड था? जो रिसेंट गेन्स किए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो उसके बारे में ये था। तो आपको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंशन्ड भी है। RBI की मॉनिटरी अथॉरिटीज जो है, जो इस पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है RBI के द्वारा। कहाँ, किसके अंडर? सेक्शन 445ZB के अंडर, जो RBI एक्ट 1934 है उसके अंडर। इसके चेयरमैन को कौन होते हैं? RBI के गवर्नर, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनते हैं। एक्स ऑफिशियो होता है जो अपनी पोजीशन के वजह से हैं। दैट मींस जो भी RBI के चेयरमैन होंगे वो ऑटोमेटिकली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे। इसका मिशन क्या है, इसका एम क्या है? जो बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, जिसे रेपो रेट है, उसको फिक्स करना, किस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए एक जो टारगेट, एक रेंज इनकी है वो है 2 to 6%। MPC की जो मीटिंग्स हैं वो कम से कम साल में 4 बार होती हैं
और हर मीटिंग के बाद इसकी जो पॉलिसी है वो पब्लिश होती है, जिसमें हर मेंबर अपना अपना ओपिनियन देता है। आपको पता होगा जब भी हम बाई मंथली पॉलिसी के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी रिलीज होते हैं, हम वो डिस्कस भी करते हैं, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही रिलीज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की। सो रिसेंटली जो कुनो नेशनल पार्क था, वहां पर एक और चीता की डेथ हो गई है। ये चीता हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए थे। टोटल जो है 20 चीता लाए गए थे, ट्रांसलोकेट किए गए थे, और पहली बार एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर चीता को ट्रांसलोकेट किया गया था। तो अभी तक जो है, इससे पहले भी चीता जो डेथ हो गई है, लेटेस्ट डेथ हुई है जो चीता की, उसका नाम था सूर्य। इससे पहले 2 दिन पहले ही एक और चीता की डेथ हुई थी जिसका नाम था तेजस। सो ये 12 जो सूर्य था, ये उन 12 चीतों के बीच, चीतों का पार्ट था जो फ्रीली वाइल्ड में कुछ उसके बाद जो अडेप्टेशन के बाद वाइल्ड में छोड़ दिए गए थे। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ऐसी एग्जांपल्स कई बार आंसर्स में कोड करने के काम आ जाती हैं। आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? एक तो ये कि कुनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा ये कि जो ये चीता थे ये कहां से लाए गए थे, ये लाए गए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली वाराणसी में टर्टल्स ने गंगा को क्लीन करने में हेल्प की। सो आपको पता होगा कि जो नमामि गंगा प्रोग्राम है, ये हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसके अंडर गंगा रिवर को क्लीन किया जाता है, रिजुविनेट किया जाता है। सो इसमें क्या है, मरीन लाइफ को यूज किया जाता है, स्पेशली टर्टल्स को क्लीनिंग के लिए। जो क्या करती हैं, जो हाफ बर्न्ट बॉडीज होती हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं गंगा में, उसको ये डिकम्पोज करते हैं, ये ऐसे इसको क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो 2014 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ कोलैबोरेशन की थी, जो नमामि गंगा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही थी। 2017 से वो टर्टल ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं यूपी के वाराणसी में, जिसकी हेल्प ली जाती है गंगा को क्लीन करने के लिए। तो नमामि गंगा प्रोग्राम की अगर आप बात करो तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसमें पहले जो भी हम इनिशिएटिव्स चलाते थे या ऑनगोइंग थे, उनको इकट्ठा कर दिया गया है, सो दैट हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, सिनर्जीज एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो पॉल्यूशन की अबेटमेंट करना, पॉल्यूशन को खत्म करना। दूसरा है नेशनल रिवर है जो हमारी गंगा, उसकी कंजर्वेशन करना और रिजुविनेशन करना। नमामि गंगा प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ऑपरेट की जाती है। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। ये चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन जो फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट है, जिसका क्या नाम है, ZhuQ-2, ये ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट ने पेलोड को डिलीवर किया है कहां पर, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में, जो कि दुनिया में ऐसा पहला है ऐसी अचीवमेंट करने वाला। मिथेन पावर्ड इंजन्स जो होते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई होती है, कॉस्ट बहुत कम होती है, और ये पर्टिकुलरली क्या है, रीयूजेबल रॉकेट्स को जो है डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके ट्रेंड को। तो आप यहाँ पर उसकी पिक्चर भी देख सकते हो, वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट है। आपको यहाँ पर क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? एक तो ये कि वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट किसने लॉन्च किया, एक उसका नाम ZhuQ-2, और तीसरा कौन से ऑर्बिट में ये लॉन्च किया गया है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 का, उससे अवार्ड इनको सम्मानित किया जाएगा। सो जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, हिंद स्वराज सिंह, उन्होंने वो जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड देंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, कहां पर, पुणे में। ये अवार्ड उनको अगस्त में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? उनकी सुप्रीम लीडरशिप के लिए, जिसके अंडर जो इंडिया ने काफी प्रोग्रेस की है। इसके जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा पहले किन किन को ये अवार्ड दिया गया था,
हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, शरद पवार को, इसके बाद जो सीरस पूनावाला हैं उनको, और मनमोहन सिंह जी को। तो इनको ये अवार्ड पहले दिया जा चुका है। अगस्त 2023 में नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अभी फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ये अभी फ्रांस में गए थे अपनी विजिट में, तब उस टाइम पे फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर से हमारे प्रधानमंत्री जी को ऑनर किया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने उनको दिया है। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। इस ऑनर के बाद ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जिनको ये ऑनर मिला है। तो इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला अरब देश बन गया है जिसको एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। तो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग है, ये क्या है, ये एक रीजनल बॉडी है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसी की तरह ये एक रीजनल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करती है एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसका अभी रिसेंटली यूएई को मेंबर बनाया गया है। और यूएई पहला अरब देश बन गया है जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग में। तो यूएई जो है ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है एपीजी में, जो कि अभी करंटली कनाडा के वैंकूवर में हो रही है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो इस न्यूज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्मा पुखारी योजना की, जो कि उड़ीसा में लॉन्च की गई है। वहां के चीफ मिनिस्टर जी ने, नवीन पटनायक जी ने लॉन्च की है। इसमें क्या किया जाएगा, जो वहां की बड़ी वाटर बॉडीज हैं 2000 के आसपास, उसको रिजुविनेट किया जाएगा वहां के अर्बन लोकल बॉडीज में। और इस प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड्स यूज किए जाएंगे, सो दैट वहां के सराउंडिंग का जो क्लाइमेट है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। आगे हम बात करते हैं इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की, जो कि 30 और 31 अगस्त 2023 को होगा, जिसको को होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया और कीनिया इसको को होस्ट करेंगे। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिजिग्नेट किया था। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंडिया की गवर्नमेंट और कीनिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, मिलेट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस रेज करेगी, क्योंकि जो मिलेट है ये दुनिया का इमर्जिंग स्मार्ट फूड है। मिलेट्स को कॉमनली न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है, और यहाँ पर आप उसकी एग्जांपल भी देख सकते हो। फिंगर मिलेट है, ब्लैक फोन्यू है, बार्नयार्ड मिलेट है, लिटिल मिलेट है, व्हाइट फोन्यू है, पर्ल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, कोडो मिलेट, टेफ मिलेट एंड ट्रोजो मिलेट। इंडिया में ये सभी जो कॉमनली नोन ट्रेडिशनल मिलेट्स है, सभी की खेती होती है। जैसे सरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, सभी की खेती इंडिया में होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे हम बात करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, उसको गवर्नमेंट अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंडर लेके आ रही है, सो दैट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके साथ डेटा शेयर किया जा सके, और जो लोग टैक्स इवेड करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उनको पकड़ने में और ज्यादा हेल्प हो सके। इसके अंदर जो भी क्राइम्स हैं, कोई जैसे फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट करता है, फेक इनवॉइस क्रिएट करता है, सभी चीजों पे जो है इजीली उनको पकड़ा जा पाएगा ईडी के द्वारा। और ये आपको ध्यान रखना है, कॉमनली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जीएसटीएम को अभी कौन से एक्ट के अंदर लाया जा चुका है, तो उसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको इन शॉर्ट पीएमएलए बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली अर्बन बॉडी बन गई है हमारे देश की, जिसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स थी उनको रिसाइकल किया है। आपको पता होना चाहिए कि इंदौर लगातार 6 बार क्लीनेस्ट सिटी के रूप में भी डेजिग्नेट किया जा चुका है, और ये अभी पहली अर्बन बॉडी बन गई है जिसको ईपीआर क्रेडिट मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। सो गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए जो इनकम स्लैब थी वो डबल कर दी है प्रधानमंत्री आवास योजना में।
सो सेंटर ने ये जो चेंज है उनके लिए किया है, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, कहां पर, मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन में। इनकम थ्रेशोल्ड पहले कितना था, 3 लाख था, अब हो गया है 6 लाख। इसमें क्या किया जाएगा, जो एलिजिबिलिटी और जो एसेसिबिलिटी है अफोर्डेबल हाउसिंग की, उसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा, एक्सपेंड कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप मिशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है। ये स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के अंडर जो अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज है EWS और लो इनकम ग्रुप लोगों में और जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनके बीच में, उस शॉर्टेज को एड्रेस किया जाता है। और इसमें जो अर्बन एरियाज हैं उनके स्लम डेवलपर्स को भी इंक्लूड किया गया है, उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करने के लिए बाय द ईयर ऑफ 2022। अभी जब हम बात करेंगे इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसका जो टाइम है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सोलर शूटिंग स्टार्स की। सो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक मिटियोर लाइक स्ट्रीक को डिस्कवर किया है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, जो कि सन के सरफेस पर फॉल कर रहा था। सोलर शूटिंग स्टार्स एक बहुत ही मैसिव प्लाज्मा के क्लम्प्स होते हैं जो कि सन सरफेस पर इनक्रेडिबल बहुत स्पीड पर प्लमिट करते हैं। ये जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, ये जैसे बोल सकते हो जैसे बारिश होती है फायर बॉल्स की, उसकी तरह दिखता है। और इसका काम क्या है, जो सन का कोरोना होता है उसको हीट करने का। सन का कोरोना क्या होता है, जो सन के एटमॉस्फेयर का आउटर पार्ट होता है उसको बोला जाता है सन का कोरोना, उसको हीट करने का ये काम करता है। रिसर्चर्स ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो ये सोलर शूटिंग स्टार्स हैं, इसको जो इसका आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन थी, वो किसने किया, किसके द्वारा की गई है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है उसको यूज करके। आगे बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है। कौन कौन से, जस्टिस SV भट्टी एंड जस्टिस बुआन। जस्टिस बुआन जी का क्या पूरा नाम क्या है, जस्टिस उज्जवल बुआन, जो कि तेलंगाना के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और जो जस्टिस S वेंकट नारायण भट्टी जी हैं, वो केरला के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 34। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो ओथ है, जो शपथ है, वो कौन इनको एडमिनिस्टर कराता है, इंडिया के चीफ जस्टिस जो है अभी करंटली हैं DY चंद्रचूड़ जी। अभी यहाँ पर जो जस्टिस SV भट्टी हैं वो ओथ ले रहे हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा इनको ओथ एडमिनिस्टर करवाई गई है। सो यहाँ पर आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिकमेंडेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो कौन करता है, कोलिजियम। वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊंगी, बस आपको ये ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। आगे हम बात करते हैं, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसी की एनिवर्सरी अभी नासा ने सेलिब्रेट की है एक नई इमेज को रिलीज करके। सो अभी नासा ने एक बहुत ही अच्छी एक सन लाइक स्टार्स बीइंग बोर्न की एक इमेज रिलीज की है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, रेड गैस के जेट्स हैं जो कि कॉस्मोस में बर्स्ट हो रहे हैं और डस्ट की एक ग्लोइंग केव है। सो नासा ने एक साल डिस्कवरी का मार्क किया है इससे। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी किस किस के बीच में, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। जो इसके जो डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं वो किसने मैनेज किए थे, नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने। इसका मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर कौन था, नॉर्दरॉप ग्रमैन। और जो ये स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट था, इसी ने ये वेब को ऑपरेट किया था। आगे हम बात करते हैं IIP की। IIP रिसेंटली 5.2% से बढ़ा है और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन की है वो की है इंफ्रास्ट्रक्चर ने। और इसके अलावा जो इसकी ग्रोथ है वो किस किस की वजह से हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन हो गई उससे। इसके अलावा जो अपैरल मेकर्स हैं, जो फर्नीचर प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो है डिक्लाइन रिपोर्ट किया है कि उनकी प्रोडक्शन कम हुई है। इसके अलावा
फार्मास्यूटिकल आउटपुट और जो मोटर व्हीकल की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ी है। तो आईआईपी की अगर बात करें, आईआईपी की फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि ऐसा इंडेक्स है जिसकी हेल्प से हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में। इसमें मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसका हम जो ट्रैक करते हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। आईआईपी डेटा की अगर बात करें तो ये सीएसओ हर मंथ कंपाइल करता है और पब्लिश करता है। सीएसओ है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर ऑपरेट करता है। और आईआईपी के लिए जो बेस ईयर है वो कौन सा यूज होता है अभी? 2011-12। आगे हम बात करते हैं, ये रिसेंटली उड़ीसा के एक प्रेस ब्रीफ में अनाउंस किया गया है कि जो कुई लैंग्वेज है जो वहां की कांदा कम्युनिटी बोलती है, उसको उड़ीसा ने भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए जो प्रपोजल था वो अप्रूव कर दिया है। कुई को अगर बात करें तो वो साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कांदा कम्युनिटी बोलती है उड़ीसा की। कुई को लिखने के लिए उड़ीसा स्क्रिप्ट की यूज की जाती है, जो कि उड़िया लैंग्वेज को भी लिखने के लिए यूज की जाती है। आगे बात करते हैं पेरू की। पेरू में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुइलेन बेयर सिंड्रोम के जो केसेस से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो गुइलान बेयर सिंड्रोम है ये क्या है? बहुत ही रेयर, बहुत ही कम पाई जाने वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पर बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से जो पेरिफेरल नर्व्स है, नर्व सिस्टम, उसी पे अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। इसकी जो बीमारी की आप बोल सकते हो डायग्नोस से पहले जो एक इन्फेक्शन से प्रेसीड की जाती है, वो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुइलेन बेयर सिंड्रोम कौन से देश में जो है अभी इमर्ज हुआ है और जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो आंसर है पेरू। आगे बात करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनाउंस किया है कि वो पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली मीटिंग एक होल्ड करेंगे। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम्स में, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पॉसिबल यूज के ट्रिमेंडस पोटेंशियल तो है, लेकिन उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो सिंपली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट्स पर पहली मीटिंग कहां पर हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली यूएनडीपी ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया है। एमपीआई क्या है? एमपीआई एक इंटरनेशनल मेजर है जहां पर अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर किया जाता है 100 से भी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज की। इसको जो ट्रेडिशनल हम मॉनिटरी पॉलिसी मेजर यूज करते हैं उसको यूज करने के साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट्री एक यूज किया जाता है। कहां पर? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रिवेशंस को कैप्चर करने के लिए। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो किसने रिलीज किया है? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सोर्स है जहां से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। 3 डायमेंशंस है पॉवर्टी के जो एमपीआई में जो है देखे जाते हैं। एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन, एक है लिविंग स्टैंडर्ड। इनकी जो वेटेज है कितनी कितनी होती है? 1/3 ईच, 1/3, 1/3, 1/3। आगे 1/3 हेल्थ के आगे कितना है? एक है न्यूट्रिशन और दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये हेल्थ में देखे जाते हैं। इन दोनों की इक्वल वेटेज है 1/2, 1/2। 1/3 into 1/2 इक्वल टू 1/6। सिमिलरली एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस देखी जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो उसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी को बोला है क्विट करने के लिए। ये हमने यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि प्रीवियसली पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जो ईडी के जो ईडी का जो एक्ट है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, इनकी एक स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट थी जिसके द्वारा सीबीआई और ईडी के चीफ्स का टेन्योर को 3 एनुअल एक्सटेंशंस के लिए अलाउ किया गया था। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो मान ली थी, लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके चीफ को इनकी टेन्योर खत्म होने से पहले ही बोल दिया है कि आप क्विट करो। तो ईडी की अगर बात करें, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, ये डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है
और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक लॉज और इकोनॉमिक क्राइम को फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी, इनके डायरेक्टर का जो टेन्योर था पहले वो कितना था, 2 साल, लेकिन इसको 3 एनुअल एक्सटेंशंस के लिए अलाउ किया गया था 2021 में अमेंडमेंट के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में नेट जीरो एमिशंस के लिए 2050 का टारगेट रखा है। सो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में जो कार्बन एमिशंस हैं उसको कम करने के लिए 2030 तक तो बोला है कि कम से कम 20% से कम करेंगे, 2040 तक कम से कम 70% इसको कम किया जाएगा, और 2050 में बिल्कुल नेट जीरो एमिशन जो है अचीव कर लिया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम बात करते हैं, इंडिया लिटरेसी हाउस है जो लखनऊ में, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा और उसमें एक म्यूजियम बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया लिटरेसी हाउस है वो कहां पर है, लखनऊ में, क्योंकि ये न्यूज में था। यहाँ पर क्या है, पिक्टोरियल बुक्स हैं, जो पपेट्स होते हैं और बाकी जो टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं लोगों को एडुकेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया मैंगो फेस्टिवल आम रस की, जो कि रशिया में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो यूपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिनेश प्रताप सिंह हैं, और जो इंडिया के एम्बेसडर हैं टू रशिया पवन कपूर, उनके द्वारा। तो आमरस क्या है, एक मैंगो फेस्टिवल है मॉस्को में जिसको इनॉग्रेट किया गया, जहां पर जो रशिया की ऑडियंस है उनको यूपी के 5 वैरायटीज के सैंपल्स को जो है एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो, दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, अमरापली आम और मल्लिका आम। तो ये जो फेस्टिवल है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, एम्बेसी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इसको सपोर्ट कर रही है यूपी की गवर्नमेंट, अपेडा और दिशा, ये सभी इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर लिस्ट की, जिसके अकॉर्डिंग जो यूएस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है दुनिया में, और जो रशिया है वो 2nd नंबर पर है, चाइना है 3rd पर है, और इंडिया की क्या रैंकिंग है ग्लोबल फायर पावर लिस्ट में, 4th वो है पोजीशन है इंडिया की। ये क्या है, ग्लोबल फायर पावर लिस्ट क्या है, एक डेटा वेबसाइट है जो कि ग्लोबल लेवल पर डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। 5 नेशंस जहां पर मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज हैं वर्ल्ड की, कौन कौन सी हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। आपको ये ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं सागर संपर्क की, जो कि एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड इनहांसमेंट सिस्टम है। टेरेस्ट्रियल बेस्ड मतलब जो लैंड बेस्ड है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर में एरर्स ढूंढता है, जो भी इनएक्यूरेसीज होती हैं उनको ठीक करता है। इसके अलावा जो मराइनर्स होते हैं, जो लोग पानी में नेविगेटर्स होते हैं, नेविगेट करते हैं, उनको हेल्प करता है सेफ नेविगेशन में, और कोलिशंस और एक्सीडेंट्स का रिस्क कम करता है। इसके अलावा शिप्स को ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेविगेशन के सेफ नेविगेशन के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहां पर, यूपी के वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किया जाएगा टेम्पल कनेक्ट इंडिया के द्वारा, और ये दुनिया का पहला इवेंट है जो कि सोलली पूरा का पूरा टेम्पल्स की मैनेजमेंट को डेडिकेट होगा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो टेम्पल्स है उनकी नर्चरिंग, उनकी गवर्नेंस को एम्पावर करने के लिए मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के को फोकस करेगा और टेम्पल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करेगा। आगे हम बात करते हैं, सो रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया गया है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप के पार्ट की तरह। वहां पर जो हम्पी है, कर्नाटका का हम्पी, वहां पर लार्जेस्ट डिस्प्ले की गई थी किसकी, लंबानी आइटम्स की। सो इसमें क्या था, 450 वुमेन आर्टिसंस और कल्चरल प्रैक्टिशनर्स ने लंबानी कम्युनिटी के कर्नाटका में जो इनहेबिट करते हैं, उन्होंने एक साथ आकर जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच एक क्रिएट किया था संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी के साथ, जिसमें 1755 जो है पैच वर्क पीसेस क्रिएट किए गए थे। लंबानी क्राफ्ट ट्रेडिशन की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे डिस्कार्डेड जो फैब्रिक होते हैं उसको
इकट्ठे करके स्टिच किया जाता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक क्रिएट किया जाता है। आगे स्लाइड में मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ सो दैट आपको इजीली वो समझ आ जाए। ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, जो वर्क किया जाता है उसको इस जो जीआई टैग भी मिला हुआ है हमारे देश में। तो आपको ये ध्यान रखना है, लंबानी ट्रेडिशन, जो लंबानी एम्ब्रॉयडरी है कहाँ की है, कर्नाटका के वहां पर हम्पी की। और यहाँ पर उसने अभी रिसेंटली G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप के पार्ट में कि वहां पर मीटिंग के दौरान एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है। तो मैं अभी उसको आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है उसकी पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ये छोटे छोटे क्या है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। ये जो है छोटे छोटे पीसीज हैं कपड़े के, उसको इकट्ठे स्टिच करके एक बहुत ही सुंदर ये फैब्रिक क्रिएट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड की, जो कि इंडिया और यूएस ने इकट्ठे कंडक्ट किया है। इसका एम क्या था, जो ड्रग्स हैं उसकी इलीगल शिपमेंट को रोकना इंटरनेशनल मेल सिस्टम पे। तो आपको ये बस ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड किस किसने कंडक्ट किया है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ओजोन एंड यूवी बुलेटिन जो है इशू किया है। ये WMO 7 साल के इंटरवल में ये जो है इशू करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या भी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। आगे बात करते हैं, इंडिया को रिसेंटली अपना 36th फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मिला है और ये तमिलनाडु का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, जो कि DGCA ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया है। नाम क्या है, एकवी एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु के सेलम एयरपोर्ट पर बेस्ड होगा। ये तमिलनाडु का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लवकुश वाटिका की, जो कि राजस्थान की चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने रिसेंटली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लवकुश वाटिका को डेवलप करें। वहां के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को चीफ मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो वाटिका या गार्डन्स हैं उनको मॉडल जो वाटिका है वो डेवलप की जाए, सो दैट बच्चों को एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाया जा सके। आगे बात करते हैं पेरू की, जहां पर उबिनास वल्केनो की वजह से रिसेंटली इमरजेंसी अनाउंस की गई है। जो उबिनास वल्केनो है ये पेरू के मोक्यूगिया रीजन के में जो लोकेटेड है। उबिनास एक स्ट्रेटो वल्केनो है जो कि एंडीज माउंटेन के सेंट्रल वल्केनिक जोन में लोकेटेड है। पेरू का ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वल्केनो है। और स्ट्रेटो वल्केनो क्या होते हैं, बहुत लंबे स्टीप और कोन शेप्ड वल्केनो होते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट की, जो कि अभी 2023 के बजट में अनाउंस किए गए थे। इसको पहली बार बैंक ऑफ इंडिया ने पहला बैंक बन गया है जो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपनिंग को अभी फैसिलिटी को आप बोल सकते हो लेडीज को वहां पर ऑफर कर रहा है। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वन टाइम सेविंग स्कीम है, वन टाइम एक ही बार आप सेविंग उसमें कर सकते हो वमेन के लिए। इस स्कीम के अंडर वमेन की एम्पावरमेंट की जाएगी और कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करके। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, जहां पर 7.5% का जो ब्याज है, फिक्स ब्याज उनको दिया जाता है। 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। कब तक, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है और 31 मार्च 2025 तक ये रहेगी। इस पीरियड के बाद आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकोगे। इसके बाद हम बात करते हैं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड FSSAI ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिलेट्स के यूज को इंक्रीज करने के लिए। अभी आपको पता, अभी हमने प्रीवियसली कुछ स्लाइड्स पहले डिस्कस भी किया कि 2023 है जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स की प्रमोशन के लिए बहुत काम किया जा रहा है। इसी के नक्शे कदम पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है मिलेट्स की यूज के लिए और हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस के लिए अमंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड उनमें सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नई बुक रिलीज की गई है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। किसने, कहां पर रिलीज हुई है,
जहां पर अभी जहां से चंद्रयान 3 की लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर का, वहीं पर ये लॉन्च किया गया है। इसके ऑथर कौन है? विनोद मंकारा जी, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर और राइटर भी हैं। रिलीज किसने किया? इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने। और जो ये बुक है इसमें साइंस आर्टिकल्स की कलेक्शन है जो कि कोड़े बेस्ड लिपि बुक्स ने पब्लिश की है। आगे बात करते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज की। सो नीदरलैंड ने अभी अनाउंस किया है कि 2024 से उन्होंने क्लासरूम्स में वो बैन कर देंगे कोई भी मोबाइल है, कोई स्मार्ट वॉच है या कोई टैबलेट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2024 में किसने ऐसा डिसीजन लिया है क्लासरूम में ये डिवाइसेस को बैन करने का, तो आंसर है नीदरलैंड। यहाँ पर मैंने इसका जो सोर्स है वो भी दिया हुआ है, आप डिटेल पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली IIT दिल्ली ने अनाउंस किया है कि वो उनका जो IIT दिल्ली वो UAE में इस्टेब्लिश करेंगे और वहां पर जो कोर्सेज है सितंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमने जो MCQs में डिस्कस भी किया था कि IIT एक और तंजानिया के जंजीबार में भी जो है ओवरसीज इस्टेब्लिश किया जाएगा। वो कौन सा IIT है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे हम बात करते हैं, इलॉन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म लॉन्च की है जिसका नाम है XAI। बस आपको XAI का नाम याद रखना है। किसने रिलीज किया है? इलॉन मस्क ने, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी बहुत न्यूज में रहता है, तो उसके रिलेटेड जो भी न्यूज है आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जहां पर इंडिया ने मेडल टैलीज में टॉप किया है और 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड था, ये कहां पर हुआ था? UAE में। कब? 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक, जिसमें इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री की तरह इमर्ज हुआ। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इंडिया ने जीते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने ऑल गोल्ड परफॉर्मेंस एक अचीव की है और मेडल टैली को जीता है। कहां पर? इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में। आगे हम बात करते हैं, अभी 19th एशियन गेम्स जो होनी है, कहां पर ये होनी है? हंगझाऊ एशियन गेम्स। वहां पर जो मेंस क्रिकेट टीम है उनके कैप्टन का नाम अनाउंस किया है। कौन है वो? ऋतुराज गायकवाड। आपको कुछ पता होगा, हमने बहुत महीने पहले ऋतुराज गायकवाड जी का एक न्यूज भी डिस्कस की थी, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया था मैक्सिमम 6 का। तो अभी ये कैप्टन बनेंगे एशियन गेम्स में, जो अभी मेंस क्रिकेट टीम जाएगी। और वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें तो वहां पर हरमनप्रीत कौर है, वो एज अ कैप्टन ये इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम को लीड करेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, जो बैंकॉक के थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। ये जो है इस बार इसका जो मैस्कॉट है वो कौन डिसाइड किया गया है? लॉर्ड हनुमान जी। यहाँ पर आप उसकी पिक्चर देख सकते हो। जो एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है उसकी इस बार 50th एनिवर्सरी भी है। ये जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है ये 25th है। इसका जो लोगो है वहां पर एथलीट्स को इंडिकेट किया गया है, वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी स्किल्स, उनके टीम वर्क को, जो कि एथलेटिसिज्म का, डेडिकेशन और स्पोर्ट्समैनशिप का शोकेस है। इंडिया के साइड से जो इंडिया के शॉर्ट पुटर है तजिंदर पाल सिंह टूअर, वो लीड करेंगे, और जो लॉन्ग जंपर है श्री शंकर जी, वो लीड करेंगे, जिन्होंने डायमंड लीग में अभी रिकॉर्ड भी सेट किया था। एशिया का ये बिगेस्ट ट्रैक होगा और ये 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। आगे बात करते हैं FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की, जहां पर नीदरलैंड के मेन की टीम ने जो विक्टोरियस रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड पहली टीम बन गई है जिसने लगातार दो टाइटल जीत लिए हैं, और इन्होंने पहला टाइटल लास्ट ईयर जीता था, इस पर सेकंड टाइटल है नीदरलैंड की टीम का। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है 11 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होगा कि 2023 में UN के डेटा के अकॉर्डिंग भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी बन जाएगा पूरी दुनिया में। सो UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इस बार का थीम क्या था? अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, लिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आगे बात करते हैं वर्ल्ड मलाला डे, जो कि 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो डे है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, और इस दिन जो यंग पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई हैं
उनका बर्थडे होता है, जो कि यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज भी जिनको मिला था, यंगेस्ट इंसान थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में। नेक्स्ट है शार्क अवेयरनेस डे, जो कि 14 जुलाई को मनाया जाता है। शार्क्स बहुत ही पॉपुलर प्रीडेटर फिश हैं, जो कि डीप और शेलो वाटर्स में पूरी दुनिया के ओशियंस में पाई जाती हैं। आगे है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था स्किलिंग द टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल रेगुलरली चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you on Monday at 8 AM. So have a nice day.